पिछले भाग में मैंने वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का हल किया था और नेक्स्ट भाग में मैं उससे जुड़े हुए और प्रश्नों का भी उत्तर देखूंगा, प्रश्नों का हल करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करने के लिए दिखा रहा होगा। आप गौर कीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद का अपना एक अलग महत्व है, यजुर्वेद का एक अलग अपना महत्व है, सामवेद का अलग महत्व है और अथर्ववेद का अलग महत्व है। सभी का कोई न कोई अपना अपना विषय रहा है। यदि आप जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप उन विषयों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी इससे लाभ पहुँचेगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न काफ़ी मिलान करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहीं अगर हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ें तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। ठीक है। और उसी तरह से सामवेद का अगर अध्ययन करें तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। वहीं अथर्ववेद पर आएंगे तो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे अब गृह हो गया, निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह एवं प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण इसमें दिया गया है। कुछ मंत्रों में तो जादू टोने का भी विवरण है। यदि आप इस बिंदुओं पर अगर आप याद रखेंगे, इन्हें याद, तो आपको इन सब चीज़ों का मिलान करना आसान होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद का संबंध इसमें किससे है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि यह ईश्वरीय प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। तो ए का जो ऑप्शन होगा वह जो 4 दिया है वह होगा मतलब स्रोत और प्रार्थनाएं। वहीं अगर बी यजुर्वेद से अगर मिलान करें तो वह कर्मकांड और स्रोत पर आधारित है, तो इसका 2 हो जाएगा सही। उसी तरह से सामवेद का पहले ही मैंने कहा कि यह संगीतमय स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो इसका 1 हो जाएगा सी का। और अथर्ववेद का जो संबंध है वो वशीकरण और तंत्र मंत्र से है, तो इस तरह से इसका जो उत्तर सही होगा वह ऑप्शन ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। दूसरा प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा केकय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कठोपनिषद। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि
वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल जो है वह ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान में होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था ये कि पाकिस्तान के अतिरंजी खेरा में इसका प्रमाण 1000 ईसा पूर्व में मिला था। इसका आंसर बी होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अभी जैसा मैंने शुरुआत में ही पढ़ा था, आप उसको अगर गौर से ध्यान दिए होंगे तो मैंने बताया था कि ऋग्वेद का जो संकलन है वो सामवेद पर आधारित है। इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानात्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानात्रयी का अर्थ होता है जिसमें भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल हो, उसे संयुक्त रूप से प्रस्थानात्रयी कहा जाता है। तो इस आधार पर भागवत जो होगा वह इसका उत्तर सही होगा, वो नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मीमांसा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी आपको मिलान करने के लिए दिया है और मैंने जैसे ही आपको बताया था कि शुरू में अगर उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। जिस तरह से आप इसमें भी गौर करके देख सकते हैं कि अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का इन निम्न में से 1, 2, 3 से 4 से क्या उसका संबंध है। तो अथर्ववेद का जो संबंध है वह औषधि से संबंधित है, जैसा पहले ही मैंने बताया था। उसी तरह से ऋग्वेद का संबंध जो है वो ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद का संबंध जो है वो आपका बलिदान की विधि से है और सामवेद का संबंध संगीत से है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा चिकित्सा। चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा की गई थी, जो कि एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो मैंने शुरुआत में ही जो बताया था, अगर आप उसको ध्यान से सुने तो उसमें बताया गया है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसकी चर्चा आपका यजुर्वेद में किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन 2 तरह की संस्थाएं थी, सभा एवं समिति। यह राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों के संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गणतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो मैंने पहले ही भाग में बताया था
कि ऋग्वेद की रचना जो है वह पूर्व वैदिक काल में हुई थी, इसलिए उसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। तो इस आधार पर इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर अब आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही उत्तर होगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा वैदिक युग में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसमें आप गौर कीजिएगा कि जब हम पढ़ेंगे इसके संदर्भ में तो आप मृदभांड, आभूषण और बढ़ईगिरी तो दिखेगा, लेकिन लुहार या लुहारगिरी आपको नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इसमें है कि आपको फिर से सूची मिलान करने के लिए दिया गया है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद का आपस में किन वेदों से संबंधित है? तो आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है, धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है और गंधर्ववेद का संबंध सामवेद से है और शिल्प वेद अथवा अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें आपका दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो मैंने ही पहले इसकी चर्चा कर दी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है, इसका सही उत्तर होगा निर्जातीय समूह से। यह प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को याद रखेंगे, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जैसा मैंने ही शुरुआत में ही बता दिया था कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 10। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य एशिया। मैक्स मुलर के द्वारा माना गया है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? यह मतलब इसमें जो ऑप्शन बी है यजुर्वेद वो सही होगा, क्योंकि गद्य और पद दोनों रूपों में इसकी रचना की गई है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदत। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन आया है वह ऑप्शन बी होगा उसका, उत्तर वैदिक काल में। पहले 2 तरह के विवाह हुए करते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसमें प्रश्न है कि अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, जिसमें कहा गया है कि उच्च वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ण की नारी से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। इसका सही उत्तर होगा
जब ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव जो है वो ऑप्शन बी जौ को कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि शब्द वैदिक काल में ऑप्शन ए चावल के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है अथर्व का अर्थ है, मैंने पहले ही इसकी चर्चा कर दी है और ये इसका ऑप्शन ए होगा, पवित्र जादू। तो इस प्रकार मैंने आपको कई सारे प्रश्नों का इसमें हल बताया। नेक्स्ट वीडियो में भी जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वैदिक काल से जुड़े हुए, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तब तक आप इसका रिवीजन करके इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।